तो बेसिक कौन से वाला चैप्टर है, उसमें कुछ चीजें अपने को पढ़नी है, खत्म करना है अपने को, ठीक है। अभी एकदम रिफ्रेश भी हो गए हो आप लोग, तो आराम से, मतलब घंटा भर मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 45 मिनट्स में हो जाएगा, बट 10-15 मिनट आपको कॉपीज वगैरह भी दिखा कर खत्म करूंगा, ठीक है। ओके, तो सर इधर ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। मैंने देखो क्या बोला था, 115 बीएससी वगैरह पढ़ के आना, बराबर है। तो ये तो सब आपने पढ़ ही लिया है मेरे भाई, सारे कवर हो चुके, हो गए कि नहीं हो गए सब चैप्टर। मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको याद होगा, मैंने कहा अभी इसको छोड़ देते हैं, ये अपने आप क्या हो जाएगा कवर, सीधा हम लास्ट लेक्चर में उठाएंगे। कौन से लेक्चर में? लास्ट। तो लास्ट लेक्चर में उठा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप अभी इनको कल पढ़ा होगा ना, तो बोला ये तो सब कुछ हो चुका है, सारी कंडीशन हमने पढ़ ली है, बोलो कौन सा डिडक्शन कौन सा एग्जामेशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोलो यार। तो सीधा है ना, यहां आ जाओ, टाइम लिमिट फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। अगर आप सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट आउट कर रहे हो तो कब है? तो देखो, अगर वहां पे असेसी कौन है, इन केस ऑफ एन असेसी हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब 4 हेड वाला इनकम है, लेकिन कौन सा वाला इनकम नहीं है, पीजीपी नहीं है, तो पता है इसके पास में ईयर टू ईयर बेसिस का ऑप्शन है। ये हर साल, इस साल हो सकता है 115 बीएससी चूज कर ले, अगले साल हो सकता है क्या चूज कर ले, ऑप्शनल, उसके अगले साल फिर से क्या चूज कर सकता है, 115 बीएससी, उसके अगले साल फिर से क्या चूज करता है, ऑप्शनल, इसकी मर्जी है। तो इसके पास में ईयर टू ईयर बेसिस का क्या है, ऑप्शन है। ईयर टू ईयर बेसिस क्या है, ऑप्शन, टू चूज रिजीम। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? हर साल अपनी मर्जी से कर सकता है, जिसका पीजीपी इनकम नहीं होता। क्या नहीं होता है? पीजीपी। तो यहां पे क्या लिखा हो, देखो लिख दिया आपने जो मैंने लिखा, अरे गजब करते हो, लिखने के लिए बोला था ना यहाँ पे, ईयर बेसिस ऑप्शन टू चूज रिजीम, डन 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 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, असेसी मे चूज टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट एक्सिम अंडर 115 बीएससी in 1 year and exercise the option to shift out of default exim in another year. Such option has to be exercised along with his return of income. मतलब अलग से कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, जो आरओआई फाइल करेगा ना उसी में ही डिसाइड कर लेगा कि मेरे को डिफॉल्ट में जाना है या किस में जाना है, ऑप्शन। लेकिन अगर जिसका पीजीपी इनकम है, कौन सा इनकम है, पीजीपी, भाई वो तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट किसमें है, डिफॉल्ट में, उसके लिए डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब वो ऑप्शन में आ सकता नहीं है, ऑप्शन में आ सकता, अगर उसको ऑप्शन में आना है तो फिर हमेशा के लिए आना पड़ेगा, ऑप्शन में आना है तो फिर वो डिफॉल्ट में जा सकता नहीं है। लेकिन वापस डिफॉल्ट में जाना चाहे तो तभी जा सकता है जब उसका पीजीपी इनकम नहीं होगा। कौन सा इनकम नहीं होगा? इसके पास में ईयर टू ईयर बेस वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ऑफ रेगुलर टैक्स रिजीम must be exercised along with the return of income 139(1). Such option once exercised shall apply for all subsequent assessment years. However, the option once exercised for the regular tax regime can be withdrawn only once for previous year, and thereafter the person shall never be eligible for benefit of default tax regime. वो रेगुलर की जगह डिफॉल्ट टैक्स regime till the time having any income under the head PGBP. जैसे मैं पीजीबी वाला हूं, मैं लास्ट ईयर डिफॉल्ट में आ गया था, लास्ट ईयर में किसमें आ गया था, अब जब तक मेरी पीजीपी इनकम रहेगी ना, मेरे को जिंदगी भर क्या रहना पड़ेगा, डिफॉल्ट। अगर मान लो इस साल मैं ऑप्शन में जाना चाहता हूं तो जा सकता हूं, कोई ना, लेकिन क्या बोलेगा उसके बाद मैं कभी भी मैं डिफॉल्ट में आ सकता, मैं कब आ सकता हूं डिफॉल्ट के अंदर, जब मेरा पीजीपी इनकम नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद में मेरा ईयर टू ईयर वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। दैट्स इट, बस यही चीज है। उसके बाद में ये सारे पॉइंट तो कवर हो चुके हैं। एएमटी क्रेडिट वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी वो समझ में आ जाएगा, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। ये लास्ट वाला पॉइंट समझ लो, लास्ट वाला पॉइंट समझ लो, एएमटी वाला थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है सर। इफ assessee having PGP and opting 115 BSc for first time in assessment 25-26, सुनना, असेसमेंट ये 25-26 में पहली बार डिफॉल्ट में आ रहे हैं। पहली बार किसमें आ रहे हैं, डिफॉल्ट। वैसे तो पिछली साल ये आ गए थे लोग, लेकिन इस बार पहली बार किसमें आ रहा है, डिफॉल्ट एग्जाम। मान लो 22-23-22 उसमें तो ऑप्शनल रिजीम था, सब लोग इधर ध्यान देंगे यार, और किसमें क्या था, ऑप्शनल। उस टाइम पे उस साल उसने एडिशनल डेप्रेशन क्लेम किया था। क्या क्लेम किया था?
अब वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था ना वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के सामने प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्या रहेगा, अनएब्सॉर्ब, तो आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा अनलिमिटेड पीरियड तक, हाँ या ना। मान लो इस साल भी कैरी फॉरवर्ड होकर के आ गया, लेकिन इस साल तो आप कौन सा रिजीम ले लिए, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपको मालूम है ना एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता, तो अनएब्सॉर्ब के अंदर भी जो एडिशनल जुड़ा हुआ है ना वो इस साल सेट ऑफ हो सकता नहीं है। तो क्या करोगे सर, अनएब्सॉर्ब में से उतना एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट क्या करोगे, माइनस। और भाई साहब उधर माइनस हो गया तो पहले आपने क्या किया था, डब्ल्यूडीवी को रिड्यूस कर दिया था, हाँ या ना, तो उतना अमाउंट फिर से आप डब्ल्यूडीवी में क्या कर दोगे, ऐड, डब्ल्यूडीवी में क्या कर दोगे, ताकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता रहे। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? पढ़ो अभी। If assessee having PGP and opting 115 BSc for first time in the assessment 25-26 and if any additional depreciation included in brought forward unabsorbed depreciation, then such additional depreciation not allowed to be set off, but it will be added to opening WDV of block as on 1st April 2024. तो उस unabsorbed depreciation में से तो additional वाला पार्ट क्या कर दोगे, माइनस, क्या कर दोगे, क्योंकि उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है अभी, लेकिन आप WDV में क्या कर दोगे, ऐड, क्या कर दोगे, तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। क्या समझ में आया क्या ये चीज? चलो डन, बहुत बढ़िया, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, सब पढ़ चुके हैं, बराबर है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इस केस में आ जाओ, रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP। मैंने पहले ही बोला था और कुछ लोगों ने क्लास में मेरे को पूछा था, उनको बताया था कि अगर वहां पे आपकी इनकम कौन सी है, डिविडेंड इनकम, या फिर कौन सी 111A, या फिर 112A या 112, उसके ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ, स्टैंडर्ड नहीं, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना परसेंट है, 15% है। कितना परसेंट है, कितना परसेंट, ये मैंने आपको बोला था, ये बराबर है। ये देखो, नो मैटर हाउ हाई द टोटल लेवल, नो मैटर हाउ हाई द टोटल इनकम लेवल ऑफ असेसी, द सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स 111A, 112A shall not exceed 15%। इसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं है मेरे भाई, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर भी चला जाएगा ना, तो भी इन वाली इनकम के ऊपर जो टैक्स आएगा, सरचार्ज कितना रहेगा आपका, 15% ही रहेगा। कितना रहेगा, 15। मैं आपको ना 2 क्वेश्चन लिख करके मैं आपको उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, किसके ऊपर, ड्राइव, किसके ऊपर, ड्राइव, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से टैक्स निकालना है। बट ये एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा ना, समझ में आ गया होगा, नहीं अगर मैं 2 मिनट में इसको डिस्कस करके कहानी खत्म करता हूं। सीरियल नंबर है सर, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, असेसी बिफोर इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम। सर ये अदर इनकम है, कौन सा इनकम है ये, अदर इनकम, मतलब स्पेशल रेट वाला नहीं है, डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड, कैपिटल गेन्स 111A, 112 वाला है। फिर इनको मिला करके ये टोटल है, इनको मिला क्या है, टोटल। फिर सरचार्ज कितना आएगा, डिविडेंड इनकम 111A, इनके ऊपर सरचार्ज कितना आएगा, और अदर इनकम के ऊपर कितना आएगा, तो है ना, सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन अदर इनकम, टैक्स ऑन अदर इनकम कितना आएगा, बराबर है, वो आप लोग देख रहे हो। तो इधर ध्यान दो, एग्जांपल से समझोगे सर, मैक्सिमम 3 मिनट लगाऊंगा इस एग्जांपल में, हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। सर यहाँ पे जो अदर इनकम है ना वो कितना है बेटा, 30 लाख, कितना है, अरे कितना, डिविडेंड और ये सब मिला के कितना है आपका, 20 लाख, दोनों मिला कितना हो गया, 50 लाख। भाई साहब सरचार्ज तो आने ही नहीं वाला है, दोनों के टैक्स के ऊपर सरचार्ज हमेशा टैक्स पे आता है, मालूम है ना आपको ये चीज, लेकिन इस केस में सरचार्ज आने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल इनका आपका एग्जैक्ट 50 लाख है। 50 नॉर्मल, 45 ये वाला, बोल रहे यार कितना हो गया, 95। पूरे टैक्स के ऊपर सरचार्ज आपका कितना परसेंट आएगा, 10%। कितना परसेंट आएगा, 10। अंडरस्टूड और नॉट? थर्ड, 50 नॉर्मल, 80 लैक्स का आपका 112, 112A, 111A, बोल रहे यार, तो 130 हो गया सर, सब 1 करोड़ से ऊपर चला गया, पूरे टैक्स के ऊपर आपका सरचार्ज कितना आएगा, 15%। कितना आएगा, 15%। आगे सर 50 लाख का नॉर्मल, 310 का ये वाला इनकम 112, बोलो, तो सर आपका 360, मतलब 2 करोड़ से ऊपर तो चला गया, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, 112, 112A, 111A, उस वाले केस में उसके टैक्स के ऊपर तो 15% ही आता है कि नहीं आता है, और अदर वाला 2 करोड़ के ऊपर जा नहीं रहा है, अदर वाला 2 करोड़ के ऊपर जा, तो भाई इसके ऊपर भी 15% आएगा और उसके टैक्स के ऊपर भी 15% आएगा। अरे बोलो यार, अगला वाला 50 और ये हो गया 610, भले 5 करोड़ से ऊपर चला गया, लेकिन रीजन क्या है, 112, 112A, 111A डिविडेंड, बराबर है, तो इनके टैक्स के ऊपर तो 15% मैक्सिमम सरचार्ज जाएगा।
अदर वाले के ऊपर भी सरचार्ज 15% रहेगा कि यो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है, ये 2 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? देखो आगे वाला भी लगभग ऐसा ही है, ये वाला भी लगभग ऐसा ही है, ये वाला भी लगभग ऐसा ही है। बोलना यार, यहां पे आते हैं सर, ये वाला भी ऐसा ही 150, 270, 420, 15 15, ये वाला भी ऐसा ही है। अरे बोलना यार, इधर आते हैं सर, 400 अदर इनकम है। 400 क्या है? मतलब अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर चला गया, ये कितना है? 100 लाख। टोटल कितना होगा? 500। जो 112,111 है उसके ऊपर तो जो टैक्स आएगा सरचार्ज कितना आएगा? 15%। लेकिन भाई साहब ये 2 करोड़ से ऊपर चला गया ना यार, तो उस वाले टैक्स के ऊपर कितना परसेंट लोगे? 25%। तो अलग अलग सरचार्ज लगाना पड़ेगा। बोलो सर। नेक्स्ट 400 अदर इनकम है, बराबर है, और ये कितना? 250। टोटल कितना? 650। 5 करोड़ से ऊपर गया है, 5 करोड़ से ऊपर गया, लेकिन इसकी वजह से 5 करोड़ के ऊपर नहीं गया है वहां पे। तो इन दैट केस जो 112 इनके ऊपर है तो आपका 15% ही आएगा, और ये आपका 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। तो उसके टैक्स के ऊपर कितना परसेंट आएगा? 25%। लेकिन अगला वाला अदर इनकम कितना है? 700 लाख। बोल रहे यार, ये कितना है? 200 लाख। टोटल 900 लाख। तो भाई इसके वाले केस में तो 15% आएगा, लेकिन भाई क्योंकि ये 5 करोड़ से ऊपर चला गया है ऑब्सोल्यूटली में, तो कितना हो जाएगा? 37। और डिफॉल्ट होता तो 25, डिफॉल्ट होता तो मैक्सिमम कितना होता? 25। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब तुमको समझ में आया कि नहीं आया? 2 क्वेश्चन छोटे छोटे मैं करके भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा पूरा डिविडेंड के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टैक्स का देखो, ये 111A 112 ये तो अलग है, तो इनका तो टैक्स भी अलग आ जाएगा, तो इनको मतलब सीधा सरचार्ज लगा दोगे। लेकिन डिविडेंड तो नॉर्मल इनकम है ना मेरे दोस्त, उसका टैक्स तो इंक्लूडेड होगा किसके अंदर? अदर टैक्स के अंदर। तो उसको अलग करना पड़ेगा। कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा आपको। आई होप यू अंडरस्टूड। प्रोपोर्शनेट करके अलग करना पड़ेगा। एनटीआई के ऊपर टोटल टैक्स के बराबर है ये स्पेशल रेट को छोड़ करके, तो डिविडेंड के प्रोपोर्शन में लेकर करना पड़ेगा, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा, बराबर है। तो ये हो गया आपका वहां पे सरचार्ज। तो 2-3 छोटी छोटी, एक तो मैं आपको बोला 2 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो गया, बराबर है। एक क्वेश्चन दूंगा, एक वो राजू वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके दे दूंगा मैं आपको, या तो वीडियो बना के दे दूंगा या सॉल्व करके, वॉट एवर द सिचुएशन, बराबर है। मेरे को सब याद है, तुम टेंशन मत लो, वहां पे थोड़ा सा टाइम मिलने दो बस, दैट्स इट। हो सकेगा तो मैं कल परसों में ही मैक्सिमम कर दूंगा वहां पे चीजें, ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 चीजें और है, 1-2 क्वेश्चन पीजीपी के अंदर जिसके वो चार्ट तो अभी बता दूंगा मैं वहां पे। पीजीपी के अंदर बेसिकली एक डेटर वाला कॉन्सेप्ट है, बेड डेट वाला है, बेड डेट वाला है, उसका एक एडजस्टमेंट मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, सब 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 मिल जाएगा, बराबर है। मैं क्वेश्चन को रेफर करते करूंगा। चार्ट की बात करते हो तो 1 मिनट, आपको 2 जगह चार्ट बनाने का, एक तो बनाने का डिडक्शंस में, कहां पे कैसे बनाओगे लिख दो वहां पे। डिडक्शन में सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरा सेक्शन, दूसरा क्या रहेगा? सेक्शन, कॉलम, थर्ड वहां पे टाइप ऑफ पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट, फोर्थ कॉलम बनाना वहां पे आप असेसी, एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी, पांचवा लिखना वहां पे डिडक्शन अमाउंट या लिमिट, डिडक्शन लिमिट मैक्सिमम जगह होता है ना वहां पे, और 6 लिख देना अदर पॉइंट, अदर पॉइंट। ये चार्ट बनाना, बना के मेरे को भेजना आप, और ज्यादा भरना नहीं है इस चीज को, ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा भर रहे हो, चार्ट है, चार्ट की तरह रखो, पता ना तुम्हारा चार्ट ही हो गया 6-7 पेज का, उससे तो अच्छा है तुम बुक से ही रिवाइज कर लो। तो हर चीज नहीं लिखनी है, काम की चीज लिखनी है। ये अदर पॉइंट में पता चला हर तुमने पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या लिख दिया वहां पे। ये हो गया आपका चार्ट वहां पे, किसके अंदर? डिडक्शंस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? चैप्टर 6A डिडक्शन, 6A डिडक्शन ए, बराबर है। एक आपका आता है, मैंने बताया टीडीएस के अंदर, मैंने बोला था आपको किसके अंदर? टीडीएस। तो टीडीएस का तो चार्ट तुम देख ही लो यहाँ पे, ये देख लो टीडीएस का चार्ट, सीरियस, दिस इज द टीडीएस चार्ट। ये देखो, ये टीडीएस का चार्ट है, ये वहां पे लिख दो, तुम या फोटो लेना है तो फोटो ले लो, व्हाटएवर इट इज, मैं तो भेज दूंगा लेकिन तुम अपने हिसाब से बनाओगे। सबसे पहले है सेक्शन, सबसे पहले क्या है? सेक्शन, फिर नेचर ऑफ पेमेंट, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, कितना लिमिट है वहां पे, बराबर है। फिर पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, और रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन नहीं लिखो कोई बात नहीं है, कॉमन में डाल देना। किस में डाल देना? कॉमन। किस में डाल देना? कॉमन। इनफैक्ट
आराम से आराम से। आराम सेल्फी ले रहा है। हाँ हाँ, नहीं मैं पोज तो ऐसे ही बना था भाई, देखा कि देखा होगा ना ऐसे क्रॉस में, या यहाँ पे पीछे से और आ रहा है कोई वहां पे। मतलब गजब लोग बहाने ढूंढते हैं यार। हाँ, चल इधर ध्यान दो। सो द पॉइंट इज बेसिकली, पक्का आराम ने सेल्फी ली थी इसीलिए तुम दूसरा फोटो ले रही हो ना वहां पे। ए, तो यहाँ पे सेक्शन, इसमें भरना मत चीजें, काम की चीज है ना। शॉर्ट में लिख देना जो आपको जो लगे कि ये जरूरी है, अंडरस्टूड और नॉट। एक छोटा चार्ट और बनाना कॉमन पॉइंट वाला, तो इसलिए ये टाइम ऑफ डिडक्शन नहीं लिखोगे चलेगा, वो तो कॉमन में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? तो आपको अदर पॉइंट के लिए जगह मिल जाएगा, जो भी मतलब अदर पॉइंट वगैरह वट एवर इट इज। आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी चीज लगे तो आगे पीछे कर सकते हो, अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है सर, ये वहां पे आपका हो गया, चार्ट चूट हो गया। आगे बढ़े अभी। अब आ जाओ सर 115 जेसी, तेरे जैसी कोई नहीं, तेरे जैसी 115 जेसी, तेरे जैसी कोई नहीं। AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब पहले ना इसका बैकग्राउंड मेरे को समझाना बहुत जरूरी है आप लोग को। आपको याद है मैंने एक सेक्शन करवाया था 10AA SEZ वाला, धीरू भाई अंबानी का छोटा सा स्टोरी भी सुनाया था, कैसे धीरू भाई अंबानी चूना लगाते थे। अब बड़ा बड़ा डिडक्शन लेके प्रॉफिट तो कर दिया जीरो, टैक्स आएगा जीरो, सरकार को वहां पे लग गया चूना। बोलना यार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता। और धीरू भाई, मैंने तो बोला था धीरू भाई अंबानी के लिए वो सेक्शन लाया था। वो सेक्शन ही सिर्फ किसके लिए लाया था? धीरू भाई अंबानी। बोलो यार, 10AA लाया ही धीरू भाई अंबानी के लिए था। परफेक्ट है। अब सर बात को समझना। सर सरकार के रेवेन्यूज डाउन हो गए। बात है 80s की। राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह बोलते थे उनको लोग। राजा ऑफ मांडा, यूपी में एक जगह इलाहाबाद प्रयागराज के पास में मांडा है, उस जगह का नाम क्या है? मांडा। पता है तेरे को? नहीं है तो फिर ऐसे ही क्यों बोला मांडा? तो राजा ऑफ मांडा, ही वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लोगों को दान दे दी थी, सारी संपत्ति। जो बोले जो किसान मेरे खेत पे खेती कर रहे हैं, खेत की ने उनका नाम भी लिख दिया, राजा ऑफ मांडा VP सिंह। ठीक है, तो द पॉइंट इज बेसिकली, उनके वहां पे जो लोग किसान खेती करते बोले जमीन तुम्हारी है, मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग खेती करते तुम ही रखो। उनके भाई लोगों का विरोध किया, बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तुम तुम्हारा रखो, मैं मेरा हिस्सा दे रहा हूँ ना वहां पे। ही वॉज यूपी चीफ मिनिस्टर इन 70s, इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आए सेंटर में। भाई साहब वो आदमी धीरू भाई अंबानी के पीछे पड़ गया। बोले तुम इतना भयंकर बड़े बड़े डिरेक्शन ले रहे हो और टैक्स नहीं भर रहे हो। मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ? मैं सिर्फ 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा। जब मैं CA फाइल में पढ़ाता हूँ ना, मैट पढ़ाता हूँ, मैट, तो मैं आधा घंटा पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ, बिकॉज ये कहाँ से आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि सर आपको याद रहे चीजें कि ये क्यों आया, किस लिए है, क्या ये चीज। ठीक है, तो सिर्फ 2 मिनट में वहां पे लूंगा, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा इसके अंदर। तो सर उन्होंने धीरू भाई अंबानी के पीछे पड़ गए, और धीरू भाई अंबानी के पीछे पड़ के बोले कि भाई तेरे से तो मैं टैक्स लेकर रहूंगा। तो स्वीडन का एक लॉ था, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। कहाँ का लॉ था? वो क्या बोलता है मालूम है? वो क्या बोलता है? सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ना। स्वीडन का एक लॉ था, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम। CA फाइल में आओगे तो पढ़ने को मिलेगा आपको। ये सिर्फ बेसिकली स्वीडन में एप्लीकेबल था। उसमें क्या होता था, जो आपका रेगुलर टैक्स है, रेगुलर टैक्स वो, या मिनिमम ऑल्टरनेटिव। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अज्यूम रेगुलर टैक्स जो आपने निकाला है अभी तक, जैसे निकालना आता है, वो होता है फॉर एग्जाम्पल 15 लाख, कितना? और मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स एक फिक्स परसेंटेज होता है, एक फिक्स अमाउंट के ऊपर लगता है, वो मान लो 18 लाख। कितना बेटा? 18 आपको पे करना पड़ता है, विचएवर इज हायर, विचएवर इज। तो आपका टैक्स पेबल कितना हो जाएगा उस केस में? 18 लाख। कितना हो जाएगा? ये है मिनिमम ऑल्टरनेटिव। वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, 80s की बात बता रहा हूं मैं आपको, 84 85 के आसपास
एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और धीरू भाई अंबानी को चैलेंज कर दिया, अब तू टैक्स की चोरी करके देख। धीरू भाई अंबानी ने उस साल भी सरप्राइजिंगली लूप होल्स निकाले और टैक्स भरा ही नहीं। अब भाई जो एक जगह का राजा है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर देश का, उसका तो ईगो हर्ट होगा कि नहीं होगा। साला मैं बोलो स्वीडन का लॉ बेसिकली कॉपी करके लाया और उसका भी इसने लूप होल निकाल दिया, टैक्स नहीं भरा। सो उन्होंने धीरू भाई अंबानी, अच्छा अगले साल अमेंडमेंट किए, फिर से धीरू भाई अंबानी लूप होल निकाले, फिर से टैक्स नहीं भरा। तो वीपी सिंह को गुस्सा आ गया, धीरू भाई अंबानी के वहां पे इनकम टैक्स रेड करवा दी, साथ में अमिताभ बच्चन को भी लपेटे में ले लिया। राजीव गांधी का बहुत अच्छा दोस्त था, तो बोले दोनों को पकड़ लेता हूं मैं। राजीव गांधी तक की जासूसी करवा दी थी वीपी सिंह ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, इतना पावरफुल आदमी बेसिकली, ठीक है। तो रेड करवा दी, इनकम टैक्स रेड करवा दी, तो धीरू भाई अंबानी गुस्सा हो गए गए राजीव गांधी के पास, अंडमान निकोबार में छुट्टियां मना रहे थे। ये सब रियल स्टोरीज है, मेरे को कहां से पता चली वो बताऊंगा। आर्टिकलशिप करनी है, बोलना ऐसे लोगों के पास मैं आर्टिकलशिप, जिन्होंने ये सारे काम कर दिया धीरू भाई अंबानी के साथ में, उन लोगों के मुंह से ये सब चीजें सुनी हुई है मैंने, उन लोगों के मुंह से। पुराने सीएम मारवाड़ी सीएम केसी जैन साहब, एटी जैन साहब अंधेरी में और चर्चगेट में उनकी फर्म है, आज भी रिलायंस का टैक्स का काम करते हैं। अपने यहाँ के कई सारे बच्चे मैं लगवाता हूँ उनको वहां पे आर्टिकलशिप में। तो सब ये कहानियां, रियल कहानियां जो बनाते हैं, कोई इसके पीछे नहीं। तो धीरू भाई अंबानी को जाके बोला, सॉरी धीरू भाई अंबानी अमिताभ बच्चन को लेके गए अंडमान निकोबार और जाके बोल दिया। वीपी सिंह भी उधर ही था, किसी काम से गए थे, ऑफिशियल विजिट पे गए थे, और राजीव गांधी पर्सनल विजिट पे गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। राजीव गांधी को बोला धीरू भाई अंबानी का, राजीव अगर दिल्ली जाने के बाद में वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रहा तो तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। सीधी धमकी, धीरू भाई अंबानी प्राइम मिनिस्टर को सीधा धमकी, या तो वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा या तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं, सीधी डिसाइड कर लो, मतलब ये चीजें वहां पे। तो ऑब्वियसली कौन रहने वाला था, प्राइम मिनिस्टर रहने वाला था ना भाई। तो वीपी सिंह जी बोला, वीपी सिंह जी वो एक्चुअली डिफेंस में है ना, राजीव गांधी बोला डिफेंस में है ना, आपकी जरूरत है, वो चाइना वाइना परेशान कर रहा है, उधर पाकिस्तान भी कर रहा है, आप डिफेंस संभालो, फाइनेंस मैं देख लेता हूं। ऐसा वीपी सिंह समझ गया, बोले मैं अच्छे संभाल तो रहा हूं। बोले नहीं नहीं, डिफेंस में ज्यादा जरूरत है आपकी, उधर सीनियर मिनिस्टर चाहिए। तो ऐसे करके उनको डिफेंस दे दिया, फाइनेंस खुद के पास में ले लिया, और मैट को अबॉलिश कर दिया। मैट को क्या कर दिया, जो आपका रेगुलर टैक्स है 15 लाख वही भरो, ऐसा बोल दिया वहां पे राजीव गांधी ने। वीपी सिंह का दिमाग खराब हो गया। वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप का, आपने सुना होगा, बोफोर्स तोप का वहां पे आपका घोटाला हुआ था कांग्रेस सरकार के कांड में, वो वीपी सिंह ने निकाला था, और राजीव गांधी के खिलाफ फिर चुनाव लड़ा, प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह। इस देश में आपको तो नाम भी नहीं सुना होगा, वीपी सिंह बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1 साल तक पीएम रहे। ये जो ओबीसी को आज रिजर्वेशन मिलता है ना, वो वीपी सिंह लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे, वीपी सिंह लेकर के आए थे ओबीसी। और वो मैट फिर से लाने वाले थे 89 के मैट फिर से लाने वाले थे। धीरू भाई अंबानी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, इन तीनों ने मिलकर उनकी सरकार गिरवा दी, चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया ताकि मैट ना आ पाए। सॉरी, इतना पावरफुल होती है बिजनेस लॉबी, खतरनाक, ठीक है। फिर उसके बाद में लेट 90 में जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने, मिक्स सरकार थी, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले। चिदम्बरम फिर से मैट इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं नाउ आई एम चैलेंजिंग मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। तुम समझ जाओ किसकी बात हो रही थी वहां पे, प्लीज फाइंड अ लूप होल, ठीक है। धीरू भाई अंबानी ने लूप होल फिर से ढूंढ लिया। अगले साल चिदम्बरम वहां पे अमेंडमेंट, सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया, पूरा खिड़की मतलब लॉ का पूरा इतना पैक कर दिया। पहली बार धीरू भाई अंबानी ने टैक्स भरा वहां पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टैक्स भरा इतने साल तक। ये बहुत मजेदार स्टोरीज है बिजनेस कॉर्पोरेट्स की है। आप टाइम वेस्ट मत करना, आपके सीए इंटर के बाद में इन सब में इन्वेस्ट करना, बहुत काम आती है ये चीजें। तो मैट, फिर मैट आ गया, लेकिन मैट सिर्फ किसके ऊपर लगता था, कंपनीज, किसके ऊपर, बराबर। वो बोला कि भाई तुम्हारा रेगुलर टैक्स कितना है बेटा, रेगुलर टैक्स कितना है, फॉर एग्जांपल 15 लाख, कितना, और मैट कंपनी का कितना है 18 लाख। टैक्स क्या बढ़ने का, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अरे बोलो यार, लेकिन क्या होता है सर, क्या होता है कि 2008 में एक एक्ट आता है, एलएलपी एक्ट, बोलो यार, उसमें क्या होने लगा, जो प्राइवेट कंपनीज थी ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो एलएलपी में कन्वर्ट होने लग गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, क्यों ऐसा कर रहे थे, ताकि मैट ना लगे, ताकि, क्योंकि मैट सिर्फ कंपनीज को लगता था। तो देश में बहुत कुछ होता है। यू आर इन अमेजिंग प्रोफेशन, ट्रस्ट मी, यू आर इन अमेजिंग प्रोफेशन।
तुम अलग प्रोफेशनल बनोगे जब आप पढ़ के जाओगे तो। सर बहुत कुछ है इस देश में, बहुत, और तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ होगा। अपने स्किल्स को वहां पे आगे बढ़ाने के ऊपर काम करो, और उसके लिए तुमको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम किसी भी कीमत में निकालना है, इसी अटेम्प्ट में, किसी भी कीमत में। ये तुमको दृढ़ निश्चय अंदर से आना चाहिए, हर बार आना चाहिए, ठीक है। तो सर वहां पे आपका एलएलपी में कन्वर्ट। अब सरकार बोले हमने क्या कर दिया, एलएलपी किसी और रीजन के लेके आए से, लोग तो भाई टैक्स के अंदर चोरी करने लगे वहां पे। तो सर फिर इंट्रोडक्शन होता है एक और कॉन्सेप्ट का, मैट कवर होता है। मैट है ना, सेक्शन 115 लिखना नहीं है, 115 जेबी तुम्हारे सिलेबस नहीं है फाइनल्स में, उसमें आता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम। तो बोला एलपी तो आती नहीं, तो एलएलपी के लिए लेकर के आगे, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लेके आगे 115 जेसी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो पहले सिर्फ ये एलएलपी के एएमटी सब नाम उल्टा पुल्टा कर दिया वहां पे। पहले से भी ये पार्टनरशिप हम एलएलपी के लिए था, बाद में सबके लिए कर दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप हम, एओपी, बीओआई, एलएलपी पार्टनरशिप सबके लिए। बोलना यार कंपनीज को छोड़ करके, कंपनीज को। अब ये एएमटी आता क्यों वो समझना जरूरी है। सर मैं अपना रेगुलर टैक्स जब कंप्यूट करूंगा, वो भी ऑप्शनल रिजीम है। कौन सी रिजीम है? ऑप्शनल। तो भाई मैं 10AA का डिक्शन लूंगा, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो, बराबर है। हाँ ऐसा ही रहना चाहिए, लास्ट तक ऐसा ही रहना चाहिए। तो वहां पे क्या करेंगे सर, 10AA का डिक्शन क्या करेंगे, माइनस, प्रॉफिट क्या हो गया, कम। 35AD का डिक्शन करोगे माइनस 100%। अरे बोलो यार, प्रॉफिट क्या हो गया, कम। बड़े बड़े डिडक्शन माइनस कर प्रॉफिट हो जाता है कम, टोटल इनकम हो गया कम, टैक्स हो गया कम, सरकार का चूना लग गया। तो सरकार क्या बोलती है मालूम है, एएमटी में आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो। एएमटी में एक तो आप कैलकुलेट करो बेसिक टैक्स, क्या करो, और नेट टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजन। रेगुलर प्रोविजन ऑप्शनल रिजीम, कौन सा रिजीम, ऑप्शनल रिजीम लिख दो वहां पे। ऑप्शनल रिजीम के अंदर आप निकालो, जैसे आपने निकालना आता है आए, तुमको सबको आता है यार, पहले दिन से निकालना सिखा रहा हूं मैं, बोलना यार। और सच्चाई लिखो, सच्चाई इफ एप्लीकेबल, इफ एनी, और साथ में क्या आता है, HEC। सर ये टैक्स सबको निकालना आता है ना सर, सबको मतलब सबको मतलब ये निकाल लोगे ना, बोला यार। तो ये आपका आ गया टैक्स, बराबर है। अब क्या बोलते हैं, ये तो है ही, लेकिन एक काम करो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी देख लो। तो वो जो बड़े बड़े एनटीए में जो बड़े बड़े डिडक्शन दे रखे ना, इधर ध्यान दे, एनटीए में से क्या दे रखा, बड़े बड़े डिडक्शन, सुनना, एनटीए में से बड़े बड़े क्या दे रखे हैं, उनको एड बैक कर दो एनटीआई में। क्या कर दो, तो एनटीआई तो आपने निकाल ही रखा ऑलरेडी, बोलने यार। रेगुलर प्रोविजन मतलब ऑप्शनल लिख देना, ऑप्शनल रिजीम के अंदर तुमने एनटीआई तो निकाल ही रखा है, जिसमें ऑलरेडी बड़े बड़े डिडक्शन माइनस कर चुके, बोलने यार। वो वहां पे क्या कर दो, ठीक है, एनटीआई ले लो। अब उस एनटीआई के अंदर ऐड बैक करो, ऐड। सरकार ये बोलती कि मान लो अगर डिडक्शन नहीं मिलते तो कितना इनकम होता, डिडक्शन नहीं मिलते तो कितना, तो क्या करो, ऐड बैक डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80 JJ QQB RRB। तुम्हारे सिलेबस में इतने ही, बाकी 80 आई IB IC और है ना, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फाइनल में, वो सब ऐड होता है, बड़े बड़े डिडक्शन, बड़े बड़े सब। बट तुम्हारे सिलेबस में, बट एक बात बोलूं, तुमको ये भी नहीं पूछेंगे, तुमको तो ये दो ही पूछेंगे। तो एक तो 80 JJ QQB एंड 80 C to 80 सब नहीं ऐड करने का, वो तो छोटे आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए यार। तो बड़े बड़े डिडक्शन वहां पे क्या करो आप सब, मालूम है 80 JJ का कितना बड़ा डिडक्शन मिला था, आपने किया था वहां पे, उसको क्या करोगे, ऐड बैक। क्या करोगे, ऐड। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट सर? 10AA का डिडक्शन याद है क्या आपको, उसको भी क्या करोगे, ऐड बैक। 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और अमाउंट डेबिटेड इनटू पीएल अकाउंट, क्रेडिटेड इनटू SEZ रीइन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट व्हिचएवर इज लोअर, 15 साल तक, बोलने यार। उसको भी क्या करोगे, ऐड बैक। क्या करोगे, ऐड बैक। साथ में 35AD का बड़ा डिडक्शन, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी क्या करो, ऐड बैक। तो वो ये समझ में आ गया क्या क्या ऐड बैक करने का है, बस इतना ही ऐड बैक, इसके अलावा कुछ ऐड बैक करने का नहीं, मतलब पक्का ना। अब एक बात बताओ, 35AD का तुमने डिडक्शन ऐड बैक कर दिया, क्या कर दिया, ऐड बैक। क्या कर दिया, सोचो, 35AD मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर वो डिडक्शन नहीं मिलता तो डेप्रिसिएशन तो मिलता ना। अरे वेयर हाउस का तुमने डिडक्शन क्या कर दिया, ऐड बैक। 100% डिडक्शन क्या कर दिया, ऐड बैक। अगर वो नहीं मिलता तो उसके सामने क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन। तो कम से कम वो डेप्रिसिएशन नोशनल तो माइनस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नोशनल डेप्रिसिएशन, कौन सा, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल नोशनल डेप्रिसिएशन।
under section 32 if no deduction under section 35 was allowed in respect of the asset on which the deduction under this section is claimed. लिखो notional वाला पार्ट. कौन सा वाला पार्ट? अब जब notional होता है मतलब डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, पुट टू वगैरह सब देखोगे, खाली वो नोशनल डेप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस. ऐसा करने के बाद में आपका आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम. क्या बोलोगे? नेट टोटल इनकम नहीं, क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत. मैं पिछले 7 साल से जब लास्ट लेक्चर लेता हूं तो ये वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं. और सर ये एग्जाम में, ट्रस्ट मी, इसी क्लास में, उसी क्लास में, हर जगह मैं पिछले 7 साल से ये काम करवा रहा हूं मैं. और सर May 23 में एज इट इज छप गया. बच्चे बोलते हैं सर इतना फेवरेट आपका क्वेश्चन है, मेरा इतना फेवरेट है. जब मेरे को कोई रिपीटर बच्चा मिलता है ना, रिपीटर बच्चा, मान लो क्रैश कोर्स ले रहा हूँ, फास्ट ट्रैक ले रहा हूँ, या सीए फाइनल को मैं कोई ले रहा हूँ, जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है, मैं उसको इंप्रेस करने के लिए ये वाला क्वेश्चन करवाता हूं और उसके रियलाइज करवाता हूं कि तूने ढंग से नहीं पढ़ा था, तूने ढंग से. क्योंकि इतना वो जो क्वेश्चन हम लोग करें, हम क्वेश्चन करेंगे, वो ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेने वाला हो, वो क्वेश्चन करवाता हूं, वो क्वेश्चन मैं इसके बाद में आपको करवाऊंगा. और वो 2 बार May 23 के बाद में 2 बार क्वेश्चन में आ गया. May 23 में आया था और एक आई गेस November 23 में उसका छोटा वर्जन आया था 4 नंबर का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सर आप क्या क्या एड करोगे एनटीए में, बताओ ना मेरे को. ETJJ, QQB, RRB, डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 10AA, 35 AD. और आप जो 35 AD के सामने नोशनल डेप्रिसिएशन वो क्या कर दोगे? माइनस. दिस इज योर एडजस्टेड टोटल इनकम. क्या है? एडजस्टेड टोटल इन. बोलो. अब ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम आया ना, अगर ये आपका अप टू 20 लिखो, इधर लिखो, वहां पे इधर लिखो, पार्टनरशिप फर्म या LLP है, तो उस केस में क्या करना है? सीधा 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ले लेना है, प्लस सरचार्ज इफ एनी, प्लस HEC. वो तो आएगा ही आएगा. ये क्या होगा मालूम है? इसको बोलेंगे AMT टैक्स. क्या बोलेंगे इसको? है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. टैक्स बोले ए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सीधा सीधा बोलना यार. लिख दिया क्या आप लोगों ने? भाई बोलना क्या लिखना है. वो इसको तो हट जाएगा. वो HEC के नीचे AMT लिख दिया. अब देखो इधर आ जाओ. अगर वहां पे इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, AJP है, कंपनी वंपनी लेने का नहीं है. उस केस में अगर ये आपका अप टू 20 लाख है, ATI कितना? ATI कितना अप टू? अरे बोलना अप टू कितना? ₹20 लाख. अप टू कितना? 20 लाख. नो AMT. AMT एप्लीकेबल ही नहीं होगा. नो AMT एप्लीकेबल ही नहीं होगा. लिखा क्या आपने? इतना हो गया तो आगे बढ़ू मैं. बट अगर अबो क्या है? 20 लाख. सर उससे ज्यादा, उससे क्या है? ज्यादा. तो इन दैट केस क्या करोगे सर? आप लोग 18.5%. अबो नहीं हो, सीधा ATI का ही. सीधा किसका? ATI का 18.5% प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस HEC. ये कौन सा आएगा? AMT. क्या आएगा? AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. क्या? HEC, उसके नीचे AMT कर दिया आपने. बोलो. चलो सर, इसका मतलब एक बात तो तय होगी कि इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP है. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP है. और एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है. अप टू. तो AMT आने वाला नहीं है. AMT आने वाला. अच्छा एक और चीज सोच समझ के बोलना, पूछ और जवाब देना. मैं अमित राजपुरोहित, क्या आपको लगता है मेरे को 10AA का डिडक्शन मिलता होगा? नहीं ना. क्यों? हाँ, मैं कौन सा ऐसे यूनिट में हूं, बराबर. आपको लगता है मेरे को 35 AD का डिडक्शन मिलता होगा? कौन सा स्पेसिफाइड बिजनेस DS? यस और नो? तो जो ये सारे डिडक्शन मुझे मिलते हैं क्या?
तो अगर मेरा टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होता तो क्या मेरे ऊपर ईएमटी आएगा क्या? अरे नहीं, क्योंकि जब मैं डिडक्शन ही नहीं क्लेम कर रहा हूं तो क्या बनता है फराज? तो मतलब ऐसा इंसान जो बड़े बड़े डिडक्शन नहीं ले रहा है ना, उसके ऊपर भी ईएमटी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब समझे, अगर कोई 115 बीएसई फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है? नहीं, ये तो मैंने ऑप्शन में बोला, ऑप्शन में क्या अगर मैं तो बड़े बड़े डिडक्शन ले ही नहीं रहा हूं तो मेरे ऊपर ईएमटी एप्लीकेबल। इसीलिए तो आज तक कभी भी आपने टैक्स निकालते टाइम ईएमटी नहीं निकाला है। तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर है। अच्छा, अगर मान लो मैं 115 बीएसई फॉलो कर रहा हूं तो क्या मेरे ऊपर एएमटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई साहब? अगर 115 बीएससी या 10 डबल का एडिक्शन मिलता नहीं है, 35 एडी का एडिक्शन मिलता, चैप्टर 6 का बस खाली 80 जेजे का मिलता है, और कोई मिलता तो ठीक है, उसको इग्नोर करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसलिए 115 बीएससी के अगर कोई फॉलो करता तो उसमें एएमटी तक बात ही नहीं करना, जिक्र ही नहीं करना। तुमको समझा कि नहीं समझा? तो आ जाओ, प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल कहां कहां पे सीधी बात करते हैं। कंपनी, क्योंकि वहां पे तो मैट लगता है। क्या लगता है? मैट। सर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी एडजस्टेड टोटल इनकम कितना? अप टू ₹20 लाख। दूसरा, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएससी। और मैंने तुमको लॉजिक के साथ बताया क्यों 115 बीएससी नहीं आएगा। अरे जब मैं बड़ा बड़ा डिडक्शन नहीं ले रहा तो जबरदस्ती मेरे को क्यों एएमटी लगा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर कोई ऑप्शनल रीजन में भी है, एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फ्रॉम एलएलपी डज नॉट क्लेम डिडक्शन 10 डबल 35 एडी 80। अरे बोले यार, जब बड़े बड़े डिडक्शन नहीं ले रहा है तो आपका एएमटी आएगा क्यों? बोला, समझा कि ना समझा? अब आपने जो निकाला ना, आपने ऊपर देख लो, यहाँ पे इनकम टैक्स पेबल, जो आपने रेगुलर टैक्स निकाला, बोले यार, और आपने क्या निकाला? एएमटी टैक्स। कौन क्या निकाला? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। क्या पे करने का? विच एवर इज हायर, ये पे करने का, आपको ये पे करने का है, विच एवर इज हायर। इधर ध्यान दो, पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करोगे आप? तो नॉर्मल इनकम निकालोगे ऑप्शनल रिजीम में, नॉर्मल टैक्स निकालोगे ऑप्शनल रिजीम में, सरचार्ज एचईसी सब चेक करोगे ऑप्शनल रिजीम में। बोलने यार सर 115 बीएससी में तो ये सब कर, मतलब नॉर्मली टैक्स निकालो, कहानी खत्म कर दो, उधर कुछ करने का भी नहीं है ये। लेकिन आपने सब निकाला, उसके बाद में आप चेक करोगे एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे सर? एनटीआई लो। अरे नॉर्मल रिजीम में एनटीआई निकाला, बोलो। उसमें 10 डबल का डिडक्शन कर लिया तो क्या कर दो? एड बैक। अगर 35 एडी का डिडक्शन लिया तो क्या कर दो? एड बैक। 80 जेजे 80 क्यूब आरबी का लिया तो डिडक्शन क्या कर दो? एड बैक। और 35 एडी के सामने जो असेट है उसके सामने डेप्रिसिएशन का नोशन माइनस कर दो वहां पे। दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फ्रॉम एलएलपी को छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में इंडिविजुअली है, तो अगर वो अप टू कितना है? 20 लाख। चेक करने अप टू कितना है? 20। सर एएमटी कैलकुलेट ही नहीं करना है, लेकिन 20 लाख से क्या है? ज्यादा। सीधी सी बात है, उस एटीआई के ऊपर 18.5%, कितना? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज इफ एनी, इफ एनी, और ऐसी तो आएगा ही आएगा। हाँ या ना? सर ये जो आपका रेट है ना, रेट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम है अहमदाबाद के पास में गिफ्ट सिटी बना है, आईएफएससी। जीएसटी में शायद आपने पढ़ा होगा शायद। उस आईएफएससी के अंदर अगर यूनिट लोकेटेड है तो रेट हो जाएगा 9%। कितना परसेंट? और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इंडिविजुअल करना है, बराबर है, तो उस केस में कितना रेट हो जाएगा? 15%। तो एमसीक्यू पॉइंट वैसे ध्यान रखते हैं, बाकी तो आपको 18.5% माइंड में रखना है। ये इंडिविजुअल केस में कितना लगेगा? 18.5, 18.5 बराबर है। सर आ गया समझ में? अब आ जाओ एएमटी क्रेडिट पे। किधर आ जाओ? एएमटी क्रेडिट। सर देखो ये तो गलत है ना यार। एक तरफ बोले हम डिडक्शन दे रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, देश का एक्सपोर्ट बढ़े, देश में फॉरेन करेंसी आए। सर बोलो ना यार। दूसरी तरफ बोलो कि नहीं, हम तुम्हारे डिडक्शन लेने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए हम दूसरे तरीके से वहां पे टैक्स तुमसे लेंगे, विच एवर इज हायर टैक्स लेंगे। गलत है ना? गलत है ना? ठीक है, सरकार क्या बोलती है? ठीक है, रो मत। तूने जितना एक्स्ट्रा टैक्स पे किया ना, नॉर्मल टैक्स हायर होने की वजह से, नहीं सॉरी, एएमटी हायर होने की वजह से, क्या होने है? एएमटी, उतना तेरे को एएमटी क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट। ये क्रेडिट संभाल के रख, 15 साल तक तू इस क्रेडिट को संभाल के रख, और जब भी तेरा नॉर्मल टैक्स हायर होगा ना, क्या हायर होगा? उसके सामने तू इस क्रेडिट को सेट ऑफ कर लेना। मतलब बोला कि आज नहीं, तो आज तो तेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, बट जब फ्यूचर में तेरे को एएमटी से ज्यादा नॉर्मल टैक्स आएगा ना, तो उस टाइम पे उसके एएमटी क्रेडिट को तो क्या कर देगा? सेट ऑफ। तो ऑटोमेटिकली तेरा उस साल का टैक्स क्या हो जाएगा? कम। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। इधर ध्यान दो, आप लिखो, वहां पे ये जगह है ना, इधर लिखो, एग्जांपल लिख रहे हैं सर। इधर लिखो आप, क्या लिखना है मैं ही भूल गया।
प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, उसके बाद में लिखो टैक्स अंडर एएमटी, नॉर्मल टैक्स। टैक्स पेबल क्या होता है, ये इसको करते हैं 1, इसको करते हैं 2, तो 1 और 2, बोलना 1 और 2, विच एवर इज, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हो तुम लोग। और लास्ट में क्या आता है, एएमटी क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट। कैसे निकालते हैं एएमटी क्रेडिट, एएमटी माइनस नॉर्मल टैक्स, माइनस माइनस नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स। ये कर दिया आपने, फॉर्मेट बना दिया। बना दिया क्या, चलो लिखते जाओ अभी और बोलते जाना। प्रीवियस ईयर 24-25, परफेक्ट। टैक्स अंडर एएमटी है 15 लाख, नॉर्मल टैक्स है 13 लाख। क्या पे करना है, विच एवर इज हायर क्या है, 15 लाख, मतलब एएमटी पे करना है। ये 15 लाख लिखोगे, परफेक्ट है। यहाँ पे क्या कुछ एएमटी क्रेडिट है, हाँ, कितना, 2 लाख, कितना, 2 लाख। एक कहानी खत्म। बोलो अगले साल सर 25-26, सर टैक्स आपका है 17 लाख, कितना एएमटी कितना है 17, और ये है 16। पे क्या करना है, एएमटी या नॉर्मल टैक्स, एएमटी, विच एवर इज हायर, कितना 17। ये तुम्हारे पास क्रेडिट सेट ऑफ कर सकते हो क्या, नहीं, सेट ऑफ तब होगा जब आपका नॉर्मल टैक्स हायर होगा। क्या हायर होगा, आपका तो यहाँ पे एएमटी हायर, तो इधर तो उल्टा आपको क्रेडिट मिलेगा। तो पुराना वाला 2 लाख क्रेडिट बचा हुआ है, बोल रहे यार, प्लस इस बार का क्रेडिट मिलेगा 1 लाख रुपए, कितना हो गया भाई, 3 लाख। कितना हो गया, 3। ये अंडरस्टूड और नॉट। तो ये आपका ये वाला साल खत्म हो गया। अब आपका आता है 26-27, क्या आता है बेटा, 26-27। 26-27 के केस में बेटा वो पीछे छुप रहा है, अब मैं पीछे हट भी, तुम कर लोगे क्या, ये देख लोगे, ये लिख दोगे क्या मैं उसको हटाऊंगा तो वो सारा हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है सर, ये आ गया 15 लाख, क्या आ गया 15 लाख, अरे बोलो, ये आ गया 17 लाख। नॉर्मल टैक्स ज्यादा है, क्या टैक्स पेबल आएगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज, और हायर क्या है, नॉर्मल वाला टैक्स। तो क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास क्रेडिट पड़ा है, क्या वो सेट ऑफ कर सकते हो, आंसर इज यस, आंसर इज। तो सर यहां पे कितना, 3 लाख पड़ा है, 3 लाख माइनस कर दोगे, जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिया है। अरे मिनिमम तो तुमको 15 पे ही करना है, मिनिमम तो 15 पे करना, तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना सेट ऑफ कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस कितना कर सकते हो, 2 लाख। तो 2 लाख पहले कौन सा उड़ाओगे, क्या 1 लाख पहले ही उड़ा दूं, फिर वो 1 लाख उसमें से ले लू, जो पहले आया वो पहले जाएगा ना, 15 साल उसका पहले आएगा ना, तो पहले वो वाला उड़ा दू। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। तो सर 17 लाख माइनस, 17 लाख माइनस कितना, 2 लाख, कितना पे करना है मेरे को, 15 लाख। बोलना यार, एक क्रेडिट कितना बच गया, 1 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगले साल फॉर एग्जाम्पल 27-28 के अंदर सर ये है 13 लाख, कितना बेटा, 13 लाख, और सर ये है वहां पे आपका नॉर्मल टैक्स 15 लाख। क्या पे करना है आपको, क्या पे करना है, 15, लेकिन आपके पास में क्रेडिट पड़ा हुआ है, लेकिन क्रेडिट कितना है, तो सिर्फ कितना जाएगा, 15 लाख माइनस 1 लाख। बोलना यार 14 लाख पे करना पड़ेगा, ये बच गया नील। कहानी खत्म। कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने, ये पूरा साथ में कर लिया तुम लोगों ने, सबने लिख दिया, ऑनलाइन सबने लिख दिया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमको एएमटी क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया क्या, चलो इधर ध्यान दो। अब देखो, अब पढ़ो, ये घटा घट समझ में आएंगे। ये एएमटी क्रेडिट 115 जेडी, 115 जेडी, टोटल टैक्स पेबल अंडर एएमटी रूट, टोटल टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल, ऐसे निकालते हैं ना एएमटी। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर कितना, 15 years। क्रेडिट टू बी एडजस्टेड व्हेन रेगुलर टैक्स पेबल इज मोर देन एएमटी, और कितना, क्रेडिट टू बी सेट ऑफ विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंस बिटवीन रेगुलर इनकम टैक्स एंड नॉर्मल प्रोविजन एंड एएमटी। सर वो एग्जांपल से प्रॉपर समझ में आ जाएगा। लेकिन ए सुनना, तेरे पास में 3 लाख का क्रेडिट बचा हुआ था, कितना था, और तूने अगले साल 115 बीएससी चूज कर लिया, डिफॉल्ट में चला गया। भाई साहब 115 बीएससी में तो एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस क्रेडिट का क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा या लापसी हो जाएगा, लापसी। क्या हो जाएगा,
तो ये वो पॉइंट पढ़ लो ना जो ऊपर लिखे थे, देखो देखो अब पढ़ो ये, अब पढ़ो ये, अब सारे पॉइंट पढ़ो, वही लिखा है कि नहीं लिखा है। सर खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म। बोलो जनता, झाले काय, समझ ले, कड़र। ये पहले तुम लोगों को मेरे से डर लगता था कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, हाँ खौफ था क्या? अभी भी है? ए यार क्या है यार, ऐसे थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही है, थोड़ा थोड़ा ही है। सैलरी तक रहता होगा खौफ ना, सैलरी तक, उसके बाद में तो पीजी के बाद में नॉर्मल हो जाता होगा ना वहां पे धीरे धीरे, ऐसा है ना। ऐसा मैंने अपना सिस्टम बना रखा है, सैलरी तक पेलने का, उसके बाद पीजीपी तक वहां पे नॉर्मल, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का, कैपिटल गेन में एकदम लाइट मूड में आ जाने का वहां पे। हाँ कांडी कैपिटल गेन में हो गया ठीक है ठीक है, कांडी कहां पे हो गया, ठीक है ओके, यही हो गया, शुरू से पेल के रखता ना। हाँ भाई सही सजेशन दिया है कि अगली बार जब भी कैपिटल गेन पढ़ाओ ना, तो फैकल्टीज को पहले टाइट करके रख लो, ठीक है, फैकल्टी पकड़ के रख लो, भाई देखो ए अभी नहीं जाने का, जाना है तो अदर सोच के बाद में जहां जाना वहां चले जाना, पहले मेरा अदर सोच हो जाने दो, ठीक है। बोले थोड़ा 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 ही लगता है वहां पे, नॉनसेंस। ये तुमने पढ़ लिया क्या ये, अच्छे समझ में आ गया है कि नहीं? इंटरेस्टिंग एएमटी, तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हो। मेरे रोंगटे खड़े होते, पता नहीं क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया होगा। रोंगटे समझते हो? रोंगटे कुछ और नहीं, मतलब रोंगटे मेरे ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, यस। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े, मतलब ये मेरा एक्साइटमेंट है मेरे सब्जेक्ट को लेकर के, ये मेरा प्यार है यार। तीसरा चौथा सीधी सी बात है, उसके पहले भाई मेरी दो बेटियां, मेरी मम्मी है, मतलब तो सीधी सी बात है चौथा ही होगा वहां पे, ठीक है। बीवी से तो कौन ही करता है, मतलब अरे मैं ये किसी और की बीवी से कौन करता है ये बोलता हूं मैं खुद की बीवी से किसी और की बीवी से कोई करता है क्या? नहीं, फालतू बात करते हो, नॉनसेंस। मैंने मेरी वाली का ना थोड़ी बोला है, मेरी वाली का ना नहीं बोला है। मेरी ना में ही हाँ है। चलिए तो ध्यान दे, आ जाओ 1.6 पे। अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग। भले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आप हमेशा लास्ट में करोगे, हमेशा लास्ट में करोगे। इट्स माय फेवरेट, मेरा पसंदीदा, लोगों की पसंद औरतें होती है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। देखो कैसा जीवन हो गया है तेजा, मेरे को लगता है तेजा तेरा भी ऐसा ही होगा ना। आई नो दैट, सब आराम जैसे लकी थोड़ी होते हैं। घाटकोपर? नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरे को तो तेजा नहीं है, तेजा ऐसा नहीं है तेजा। हम क्या ऐसे है क्या? अब वो तो मैं क्या बोलूं, तू कैसा है मतलब, ठीक है। तो फोकस कर बस, जल्दी सीए करने पर थाने शिफ्ट होना, ये ध्यान रख। तो क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स एनी इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स एंड डीटी में क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है। मिस्टर एक्स, आई एम गिविंग अप्रोच ऑफ टोटल कमेंट, मैं मिक्स करवा रहा हूँ चीजें वहां पे। रही बात, मैं अभी आपको रिवीजन प्लान भी दूंगा, सब दूंगा, टेंशन मत हो, सब करके आया हो तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई सब देख लेगा। बस तुमको सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करनी है और जी जान से मेहनत करनी है वहां पे। मिस्टर एक्स एंड इंडिविजुअल सेटअप अ यूनिट in special economic zone in financial year 2021 for production of washing machine. The unit fulfill all the conditions of 10AA of the income tax. 10AA का डिडक्शन मिल जाएगा, बात खत्म हो जाती है। During the financial year 23-24, मतलब last year he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agriculture. ये 35 AD भी है इधर तो, लेकिन ये तुमने 35 AD में पढ़ा था, अगर 35 AD का डिडक्शन लेना तो किसी और सेक्शन में 10AA में डिडक्शन ले सकते हैं।
लेकिन दो अलग अलग बिजनेस है, मैं एक्स के दो अलग अलग बिजनेस सेम बिजनेस में नहीं ले सकते। अगर मान लो एसईजेड यूनिट के अंदर ही वहीं पे वेयर हाउस होता उसका, समझ में, तो आप वहां पे 10 डबल का एडिक्शन 35 एडी ले सकते, या 35 एडी ले तो 10 डबल ले सकते। बट ये तो दो अलग अलग बिजनेस हो सकता है ना, एक इंसान के 10 बिजनेस हो सकते हैं। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये दोनों डिरेक्शन क्या होगा, अलाउ। अक्सर बच्चे मेरे को एक कंफ्यूज बोलो, सर आपने तो बोला 35 एडी में कि अगर आपने किसी और सेक्शन में लिया उसमें 10 डबल में लिखवाता भी हूं वहां पे, तो नहीं ले सकते। लेकिन भाई साहब सेम बिजनेस में नहीं ले सकते, अगर बिजनेस अलग अलग है तो ले सकते हो, और एक इंसान के 10 बिजनेस हो सकते। गलत क्या है इसके अंदर? तो यहां पे 23-24 में लास्ट ईयर उसने सेटअप कर दिया था। एक मिनट, अगर लास्ट ईयर सेटअप किया, लास्ट ईयर खर्चा प्री कमेंसमेंट का खर्चा हो गया, बोलना यार। और प्री कमेंसमेंट खर्चा डिडक्शन कब मिलता है? जिस साल में बिजनेस क्या करते हो, कमेंस क्या करते हो, और आप उस खर्चे को कैपिटलाइज करते हो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन द बुक्स। अरे याद है क्या 35 एडी? ठीक है, तो यहां पे देखो सारी कंडीशन, इट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ 35 एडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड 75 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लेट 10 लाख। कितना डिडक्शन मिलेगा? 65। कॉस्ट ऑफ लैंड का मिलता नहीं है। द वेयर हाउस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24। इस साल चालू हुआ है सेटअप, आपने लास्ट ईयर कर दिया था, इस साल। तो खर्चा कौन सा? प्री कमेंसमेंट। कौन सा? आगे बोलता है एंड द एक्सपेंडिचर 75 लाख कैपिटल इन द बुक्स ऑन दैट डेट। किसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आपको 65 का डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब आप 35 एडी नहीं कर सकते, 10 डबल नहीं किया है आपने, एएमटी नहीं किया, 115 बीएससी नहीं किया, नॉर्मलिज्म नहीं किया, तब तक क्वेश्चन हो सकता। देखो ना कितना है और क्या क्या हो सकता है, मैं तुमको बताता हूं वहां पे। ऐसे ही पसंदीदा क्वेश्चन नहीं बोलता हूं मैं। द रेलेवेंट डिटेल फॉर द फाइनेंशियल 24-20 एज फॉलो। प्रॉफिट ऑन यूनिट लोकेटेड एसईजेड। एसईजेड का प्रॉफिट कितना है? 40 लाख। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ चुका है 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 80 लाख। और डोमेस्टिक सेल्स कितना है? 20 लाख। टोटल सेल्स कितना हो गया ऐसी यूनिट का? 1 करोड़। अरे बोलो। अच्छा पहले डिडक्शन कितना मिलेगा? तो आपका बिजनेस कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 2021। तो ईयर काउंट करो, 2021 फर्स्ट ईयर, 21-22 सेकेंड, 22-23 थर्ड, 24 नहीं 23-24 फोर्थ, और 24-25 फिफ्थ ईयर। 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। बोलो यार। तो एक मिनट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? उसी केस में सबसे पहले लो प्रॉफिट ऑफ एसईजेड 40 लाख अपॉन टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड 1 करोड़, बोलना यार, इनटू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एसईजेड कितना? 80 लाख। आ गया भाई साहब 32 लाख। अरे बोलना यार, इतना ही तो आसान है ना यार। अब आपको डिडक्शन कितना मिला? 32 लाख का 100%। 32 लाख का कितना मिलेगा? 32 लाख। और एसईजेड का प्रॉफिट कितना है? 40 लाख। तो 40 में से 32 का डिडक्शन मिल गया, तो एसईजेड का प्रॉफिट हुआ 8 लाख, वहां प्रॉफिट बच गया। बोलो सर, क्वेश्चन तो सॉल्व होता जा रहा है धड़ाधड़, लेकिन ये हम ऑप्शनल रिजीम में कर रहे हैं, रेगुलर प्रोविजन में कर रहे हैं, क्योंकि डिडक्शन उसी मिलता है। दोनों डिडक्शन 115 बीएससी में नहीं मिलते मेरे भाई, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं, 115 बीएससी में मिलते। अब देखो, अब वेयर हाउस वाले का देख लेते। वेयर हाउस वाले का प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन 35 एडी कितना? 1 करोड़ 5 लाख। उसमें से डिडक्शन कितना माइनस करोगे? 65 लाख। बोलना जनता, कितना आ गया? 40 लाख। एक कितना आ गया? एनटीआई एक्स का 48 लाख। एक्स का एनटीआई कितना आ गया? 48 लाख। 40। अभी तो मैं आपको सिर्फ रफ में करवा रहा हूं, फिर भी आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आपको चीजें मालूम हो रही है। बोलना यार। अब इस 48 के हिसाब से ऑप्शनल रिजीम के आपको क्या निकालना है? टैक्स। स्लैब रेट के हिसाब से एक्स है, इंडिविजुअल एज वहां पे नॉर्मल है 2.5 लाख का, वहां पे ले लोगे। ये पहले 10 लाख के ऊपर 1,12,500, पहले 10 लाख के ऊपर 1,12,000, और 38 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा? 30%। करो ना 11 लाख। 1,12,500 कौन ऐड करेगा? 12 लाख 52,000 बराबर है। क्या सरचार्ज आएगा? एनटीआई 48 लेके, एनटीआई 48 है, एनी 48, क्या सरचार्ज आएगा? सरचार्ज आने वाला क्या? एचईसी आएगा? एचईसी आएगा क्या? हाँ, तो 4% एचईसी ऐड कर दो। 13 लाख 14,000, 13 लाख 2,000, यह आपका टैक्स आ गया, बराबर है। अरे तुम लोग एक कर रहे हो ना, बराबर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीशान, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब ये तो आ गया ऑप्शनल रिजीम में रेगुलर टैक्स। अब मेरे को ये पूछने का है क्या एएमटी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 10AA का डेक्स ले रहे हो, साथ में 35AD, दोनों में से एक भी होता तो भी हो जाता। क्या एएमटी अप्लाई होगा? अभी तक तो लग रहा होगा, लेकिन एटीआई चेक करना पड़ेगा। मेरे को तो मालूम है एटीआई तो और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सारे डिडक्शन एड बैक करना है। अरे बोलो यार, तो क्या एएमटी अप्लाई होगा? होगा ना? तो क्या करेंगे, पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकाले क्या? एनटीआई कितना? 48 लाख। कैलकुलेटर पे करवा रहा हूं तुम लोगों को क्वेश्चन। एनटीआई कितना है? ऐड तो करो डिडक्शन 32 लाख 10AA का। या आपने 10AA का 32 लाख किया ऐड? सर 65 लाख भी ऐड करो 35AD वाला। किया आपने? एक चीज माइनस करना मत भूलना, वेयर हाउस के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट? 10%। और लास्ट ईयर ही खरीद लिया था वो, तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा 65 लाख के ऊपर 10%, 6,50,000 करो माइनस 1,38,00,000 आ रहा है। 1,38,00,000 आ रहा है क्या? 1,38,50,000 आया कि नहीं आया? 18.5% लगाओ तो कितना? अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, बहुत हो गया, अब रुक जाओ। कर लिया इतना? चलो यहां पे आ जाओ, ये देखो यहां पे, सी दिस, सी दिस क्वेश्चन नंबर 11 1.6 चैप्टर 1। सबसे पहले, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन पहले फिर एक बार फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ, इधर आ जाओ। आगे करना क्या हो तो देखो, अब करना चालू कर दिया तुम लोग, ये तो देखा ही नहीं करना क्या था। नॉनसेंस लोग। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी। मेरे जैसा गिरा हुआ नीच बंदा होता तो कुछ नहीं करता, है ना? क्यों? तुमको दिमाग में होना चाहिए कब एप्लीकेबल हो। जब तक इग्नोर एएमटी ना लिखा हो ना, अगर इग्नोर एएमटी लिखा हो तो सच में इग्नोर करो, सच में इग्नोर, सच में इग्नोर। लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर बोथ एज पर 115 बीएससी एंड रेगुलर प्रोविजन। ऑब्वियसली 115 बीएससी में तो एएमटी आता नहीं है। अरे बोलना यार, पता है मेरे जैसा एडवाइज मिस्टर एक्स वेदर यू शुड पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट होता, कि मेरे जैसा गिरा हुआ नीच बंदा होता, नीच 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 बंदा होता, ठीक है? पेपर बनाने के मामले में बोल रहा हूं। वैसे तो तुमको मेरा असली रियल कैरेक्टर अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। एक लड़की ने मेरे को रो के बोला है आज, लिटरली बोल रहा हूँ, कि अगर सर आप चले जाते ना, मैं एडनोवेट छोड़ो, मैं सीए छोड़ देती। लिटरली उसने बोला, मेरा ट्रस्ट खत्म हो जाता। उसने लिटरली बोला अगर आप चले जाते तो मैं एडनोवेट तो छोड़ो, मैं सीए छोड़ देती। तो यार इसका मतलब ये बहुत बड़ा भरोसा है किसी का ऊपर, मेरे ऊपर, बराबर है? तो मैंने ना भगवान को, मैं तो शुक्रिया करता हूँ कि यार आपने मेरे को सद्बुद्धि दी थी। क्या दे दी? मेरा दिमाग खराब करने की बहुत लोगों को कोशिश की, लेकिन एक बार भी खराब नहीं हुआ, एक बार भी खराब नहीं हुआ, एक बार 1% हिला तक नहीं मैं। कई बार होता है ना, डाउट आता है, लेट्स ट्राई यार, एक बार पैसा आता है ना, सब मेरे दिमाग में 1% शक नहीं आया। और ट्रस्ट मी, मुझे लग रहा है ये मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, मेरे वो कहते हैं पूर्वजों का उनका आशीर्वाद है, जो भी मतलब ऐसे मानते हो, जो भी मानते हो, मेरे स्टूडेंट्स का फेथ है, उनके माँ बाप की दुआएं मेरे साथ में। बहुत स्टूडेंट के माँ बाप दुआएं देते हैं मेरे को, बहुत मतलब बहुत देते हैं, और लिटरली देते हैं। उनकी दुआएं ना, इसलिए मेरा दिमाग 1% भी फिरा नहीं। कुछ भी हो, देखो एक बात तो मानो या ना मानो, जो बच्चा उधर भी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मेरे को मैसेज आते हैं, आज भी आया है, सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूँ सर, एएसएन लॉ के टाइम टेबल की वजह से नहीं, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज, और सच में मतलब वो देख रहे होंगे इसलिए मेरे को डाउट भी पूछ रहे हो, तो मैं ये मान रहा हूँ वही चीज। नहीं भी देख रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं है। देखो मेरे प्रति हो सकता है किसी के मन में दुर्भाव हो, ये हो वो है, लेकिन मुझे लगता है कि यार इतनी तो रिस्पेक्ट होगी कि यार इस आदमी ने मतलब ये काम तो अच्छा कर लिया, बाकी सब ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा होता पेपर बना, और मैं सब इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप मेरी सोच को पकड़ो, मैं एकदम इंस्टीट्यूट की सोच को आपके सामने लाके रख रहा हूँ। मैं सीधा क्या लिखता मालूम है? सीधा यहाँ पे एक चीज, तुम चाहो तो लिख दो वहां पे, कंप्यूट टैक्स अंडर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। सीधी सी बात है, जब मोस्ट बेनिफिशियल मैनर बोला, इसका मतलब 115 बीएससी भी फॉलो कर रहा है, ऑप्शनल भी करना है, और जब ऑप्शनल करना है, 10AA का डिडक्शन है, 35AD का डिडक्शन है, तो एएमटी भी आएगा। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सर? मैं सीधा ऐसा लिखता,
कंप्यूट टैक्स अंडर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। मोस्ट बेनिफिशियल मैं सीधा ऐसा लिखता, आप एएमटी भूल जाते, 115 बीएससी करते लेकिन एएमटी भूल जाते, पक्का भूल जाते एएमटी, लिख करके ले लो आप मेरे से। लेकिन नहीं भूलना, ऐसा 2-3 बार क्वेश्चन करोगे, चीजें करोगे तो याद रहेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सर क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ सर। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ एनटीआई एंड टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स स्कीम। ऑप्शनल में भी एक तो नॉर्मल प्रोविजन में और फिर एएमटी प्रोविजन में करेंगे। तो देखो यही तो किया था हमने, प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड। जनरली आपका 10 डेवलमेंटेशन में जीटीआई में से देते बराबर है, बट यहाँ पे ऐसे ही कर लो क्योंकि अपने को हेड टू हेड करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट 40 लाख वहां पे, उसमें से 10 डबल का डिडक्शन 5th ईयर है 24-25, तो 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट हमने निकाल लिया था। एक्सपोर्ट प्रॉफिट 40 लाख अपॉन 1 CR इंटू 80 लाख। बोले यार 32 लाख आया था, उसका 100% 32 लाख माइनस किया तो 8 लाख आया। बोलना यार, फिर उसके बाद में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस आपका कितना है, 1 करोड़ 5 लाख। उसमें से आप 35-80 का डिडक्शन लो, 100% 65 लाख, क्योंकि नो डिडक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ 10 लाख। बोलो यार 65 लाख माइनस किया 40 लाख गया, एनटीआई का 48 लाख रुपीज। बोलो, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्यों ब्यूटीफुल है आगे ब्यूटी बताता हूं इसकी मैं। फर्स्ट 10 लाख के ऊपर 1,12,500 सीधा कर सकते हो आप। भाई साहब अगर इसका उम्र 77 ईयर्स होता 3 लाख, सर ये 1,10,000 होता वहां पे, और उम्र अगर 82 ईयर्स होता तो फिर उस केस में आपका 1 लाख होता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है जो शर्मा वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने किया था, वो ध्यान देने का, ध्यान छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है सर, आपका पूरा गुड़ गोबर कर देगा मेहनत यहाँ पे आकर के। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, तो सर बैलेंस 38 लाख के ऊपर 30% 11 लाख चले जाए, क्या 12,52,500 आया था क्या? अरे बोलो, हमेशा पूछने का, क्या रिबेट आएगा? नहीं। क्या सरचार्ज आएगा? नहीं। क्या एचईसी आएगा? हाँ। 50,113 2,600 आया था क्या? ये आपका नॉर्मल टैक्स आ गया। क्या आ गया? अब हम निकालते हैं एएमटी, क्योंकि जहां पे आपका नॉर्मल टैक्स है और 10 डबल का डिडक्शन है या फिर 35 AD का डिडक्शन है, तो उस केस में सर एएमटी आ सकता है। और सर एक बात बोलूं, इससे तो ज्यादा ही होगा एटीआई। सर कम क्यों नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता, सारे डिडक्शन तो आपको एड बैक करने का है। अगर आपका ये 48 लाख है तो कभी भी आपका एटीआई 20 लाख तो हो ही नहीं सकता। तुमको लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि डिडक्शन तो एड बैक होने वाला है। तो अभी हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, तो एनटीआई पर रेगुलर प्रोविजन ले लो। सर ये काम किया हुआ है आपने, बोलो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल है, वहां पे क्या करो, एड बैक 25 लाख, 35 AD क्या कर दो, 65 लाख एड बैक। और इस 65 लाख के ऊपर आपका नोशनल डेप्रिसिएशन वहां पे वेयर उसके ऊपर 10% क्या करो माइनस। ये तुमने हाफ क्यों नहीं देखा, पुट ट्विस्ट क्यों नहीं देखा? अरे पिछले साल ही खरीद लिया था, इस साल खरीदा होता और पुट टू यूज चेक करना पड़ता उस केस में। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस केस कितनी चीजें साथ में मिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है? यही तो ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की। ऐसे ही प्यार नहीं करता हूं भाई साहब, पागल ऐसे ही नहीं हूं मैं सब्जेक्ट को लेकर के। देयर इज समथिंग, एंड इफ यू सी, जैसे आप मेरे को देखते हो मैं नए क्वेश्चन बनाता हूं, कितनी केस स्टडी बनाता हूं सर, ये ऐसे ही नहीं होता है यार। ये मेरा प्यार है इस सब्जेक्ट के लिए। आप भी अगर सच में ऐसा प्यार कर लो, आपको मजा आएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे वहां पे। सर आपका 6 लाख 50, तो 1 करोड़ 38,50,000। सर इसके ऊपर आपने पता है ना एएमटी निकाल दिया था 18.5%, 1,38,50,000, क्या 25,62,250 निकाला था। ब्यूटी तो यहां से शुरू होती है। सर क्या सरचार्ज आएगा? लोग गलती क्या करेंगे मालूम है ना, एनटीआई चेक करेंगे। एनटीआई नहीं करने का है मेरे लाल, लेकिन सर सरचार्ज वाले केस में तो लिखा हुआ है इफ नेट टोटल इनकम इज अप टू ₹50 लाख नो सरचार्ज। 50 लाख से ऊपर एनटीआई है तो 10%, अगर 1 CR से ऊपर है तो 15%, 2 CR से ऊपर एनटीआई है तो कितना वहां पे 25%, और 5 CR से ऊपर कितना 37%। अरे इधर एटीआई ही एनटीआई है तुम्हारे लिए। सर देखो कितना ब्यूटीफुल है, ऊपर सरचार्ज आ ही नहीं रहा है, आया ना? इधर सरचार्ज आएगा, इधर सरचार्ज, क्योंकि आपके लिए यहां पे एनटीआई क्या है, एटीआई क्या है, तुम्हारे लिए यही है एनटीआई है, बोलो। और यहां पे आपका जो एटीआई है ना वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज आएगा भी, और ढोल धमाके के साथ में 15% के साथ में आएगा। तो 15% के साथ में सरचार्ज आपका आ गया 3,84,338। सर एचईसी वहां पे आप ऐड करो, एएमटी कितना आ गया, 30,64,452। एकदम इजी है कि नहीं, ईमानदारी से बोलना, बट आपको फ्लो नहीं तोड़ने का है। सर इसको राउंड ऑफ करो, 30,64,452।
450 किया। टैक्स पेबल क्या है? दिस टैक्स और दिस टैक्स विच एवर इज हायर। तो आपका एएमटी पे करने को है। जब भी एएमटी पे करने को आता है, यहां से आगे वाला काम करना नहीं करोगे तो 1 नंबर गया आपका। जैसे ही आपका जैसे ही विच एवर इज हायर एएमटी आता है, क्या आता है? प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू दिस। वहां पे आपका 1 या आधा नंबर जाएगा। अगर नहीं करोगे तो बोलो यार। तो ये आपका आ गया एएमटी क्रेडिट। एएमटी सर, आपका एएमटी माइनस नॉर्मल टैक्स। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे आप ये? 15। कितने साल तक? 15। सेट ऑफ कब लोगे? जब आपका नॉर्मल टैक्स हायर हो। नॉर्मल टैक्स पूरा सेट ऑफ लोगे? नहीं सर, नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस तक ही ले पाओगे। अरे बोलो यार। लेट मी टेक वन एग्जांपल। मान लो अगले साल, मान लो आपका नॉर्मल टैक्स होता है, 15 लाख, कितना? और एएमटी टैक्स होता है 13 लाख। तो क्या पूरा क्रेडिट सेटअप कर सकते होगा? मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया, अच्छा समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो तुम लोग वहां पे। तो ये तो आ गया वहां पे एएमटी एंड एएमटी क्रेडिट, परफेक्ट है। अब हम निकालते हैं 115 बीएससी भाई। अरे वो भी देखना पड़ेगा ना। हाँ, 115 बीएससी में एएमटी नहीं आएगा, क्यों? रीजन चाहिए मुझे। क्या वहां पे लिखा हुआ इसलिए नहीं आएगा क्या? 115 बीएससी में 10AA मिलता नहीं, 35AD मिलता नहीं, तो क्या एएमटी निकाल के करोगे यार? अंडरस्टूड? लॉजिकली चीजों को आप सोचोगे ना तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। रटने की कोशिश करो तो पागल हो जाओगे। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? हर एक बात बोलो, क्या तुमको क्या लगता है 115 बीएससी में टोटल इनकम निकालना टास्क है क्या? कुछ नहीं है बे, रद्दी। कैसे? जो एनटीए आपने रेगुलर में निकाला है ना, उसमें ऐड बैक करो वो चीजें जो 115 बीएससी में नहीं मिलती। 2 ही तो चीजें, 10AA, 35AD और डेप्रिसिएशन क्या करो? माइनस। क्यों? डेप्रिसिएशन तो मिलता है। बस ये आ गया। एनटीए पर रेगुलर प्रोविजन 48 लाख, डिडक्शन अंडर सेकंड 10AA 32 लाख, डिडक्शन 35AD 65 लाख। और यहाँ पे नोशनली सच में डेप्रिसिएशन, सच में उस 65 लाख के ऊपर 32 में डेप्रिसिएशन वहां पे 650 माइनस करोगे। 1 मिनट, यहां तो चलो कोई और डेटा नहीं है, वरना मान लो फॉर एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन, एटीसी वाले सेक्शंस भी होते हैं, एटीसी, एसी, एटीसी, एटीडी, बराबर है? वो भी यहाँ पे आप क्या करते हैं? ऐड बैक। क्यों? 115 बीएससी में नहीं मिलते हैं ना। तो देखो, इधर भले आपका ये एनटीआई और एटीआई सेम आ रहा है, बट अगर मान लो एटीसी का 1.5 लाख का डिडक्शन ऊपर आपने दिया था, बोलो, तो वो आप क्या करते हैं? ऐड बैक। क्या करते हैं? एटीजी का डिडक्शन दिया था, वो क्या करते हैं? ऐड बैक। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? तो उस केस में एटीआई और एनटीआई सेम आने वाला। अब भाई साहब ऐसा नहीं कि तुम ऊपर वाला एज इट इज कॉपी करके लिख दो, नहीं, ये आ गया, इसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकालो 115 बीएससी में। तो पहले 15 लाख के ऊपर 1,40,000, याद करो यार। तो पहले 15 लाख के ऊपर 1,40,000, बचे हुए कितना? 13850 माइनस 15 लाख करो, इज इट 12350,000। उसके ऊपर सीधा 30% लगाओ। करो तो सही, तुम तो करो कैलकुलेट। इज इट 37,05,000? उसमें 140 क्या करो? ऐड। इट इज 38,40,000। क्या सर्च आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपका 1 करोड़ से ज्यादा है। तो सरचार्ज आपका कितना है? 15% के हिसाब से 576, 5,750। ये आपका आ गया। इसमें एचईसी ऐड करो, ये 115 बीएससी में टैक्स पेबल आ गया, जो ऑलरेडी राउंड ऑफ है। बोलो, निकालो निकालो, निकाल रहे हो ना सब लोग? ठीक है। नो एएमटी इन केस ऑफ 115 बीएस। अब तुमको देना सजेस्टेशन। 115 बीएससी रूट में टैक्स कितना आ रहा है? 45,98,000, जबकि नॉर्मल टैक्स में कितना आ रहा है? 30,60,000। कौन सा बेटर चॉइस है? नॉर्मल रिजीम में जाओ, एएमटी टैक्स भरो, टैक्स भी कम है, ज्यादा टैक्स भरा उसका क्रेडिट भी मिलेगा। ये लॉस नहीं है, अगले 15 सालों में हो जाएगा आपका सेट ऑफ। तो क्या चूज करना चाहिए? नॉर्मल रिजीम, ऑप्शनल रिजीम, या 115 बीएससी रिजीम? परफेक्ट है ना? तो आप पूरा रीजन के साथ में लिखोगे क्यों ऐसा करने का है। suggestion we suggest Mr. X to pay tax under optional tax regime, tax of 30,64,450, which is less than
tax under 115 BSE 45 lakh 90,620. He will get AMT credit of 17 lakh 61,850. खत्म, पोर्शन खत्म.